नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, संपूर्ण बजट अब पेश कर दिया गया है। आपको अगर याद हो तो 1 फरवरी को इस बार 2024 में अंतरिम बजट लाया गया था। अंतरिम बजट के बाद अब संपूर्ण बजट भी पेश कर दिया गया है। यह अंतरिम बजट क्या होता है, संपूर्ण बजट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, साथ ही साथ इस बजट में क्या कुछ खास है, सबसे ज्यादा आसान भाषा में सबसे ज्यादा डिटेल कंटेंट के साथ आपको मैं बताने वाला हूं। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई नौकरी पेशा वाले हो, चाहे आप कोई किसान हो, चाहे आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई व्यापारी हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी को समझ में आएगा कि किसको क्या मिलने वाला है। साथ ही साथ में इनकम टैक्स स्लैब जिसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं रहती है, इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। तो ध्यान से आप सभी भारतीय नागरिकों को यह देखना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंतरिम बजट और ये संपूर्ण बजट, दोनों में अंतर क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, हर बार 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। इस बार भी 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए। लेकिन बात यह थी कि इस बार चुनाव थे लोकसभा के। अब चुनाव जब भी होता है तो चुनाव तो जैसे अप्रैल से शुरू हो रहे थे, मई तक चले, जून में रिजल्ट आया। तो चुनाव है तो उसमें तो भाई ये भी रहता है पॉसिबिलिटी कि हो सकता है दूसरी सरकार आ जाए। तो जब दूसरी सरकार आ जाएगी तो अपनी पिछली वाले सरकार के बजट को उनके हिसाब से, उनकी योजनाओं को हिसाब से तो अपना कंटिन्यू नहीं करेगी। भाई इसका कुछ अलग से आइडिया होगा, कुछ अलग से योजनाएं होंगी, कुछ अलग से मांगे और डिमांड्स होंगी, कुछ अलग से इनकी जनता को जो वादे किए गए होंगे वो पूर्ति करनी होगी। इसलिए जब चुनाव रहता है जिस साल, उस साल जो सत्ता में है तो जब तक चुनाव होना है केवल तभी तक के लिए वो बजट पेश करती है। बाकी चुनाव के बाद वो दोबारा से बजट उसे पेश करना पड़ता है केवल चुनावी वर्ष में। इस बार जब अप्रैल मई जून में चुनाव था तो इसलिए जब 1 फरवरी को बजट आया सरकार का, तो सरकार जो है वो 1 फरवरी से लेकर के जुलाई तक ही, मतलब इस वाले बजट पेश होने तक का ही ये बजट पेश की थी। ठीक है, कि तब तक के लिए खर्च करने के लिए हम ये बजट पेश कर रहे हैं। जब चुनाव हो जाएगा तब पता चलेगा कौन जीता। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरी सरकार आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी फिर से सरकार आए। जैसे कि आपने देखा मोदी सरकार फिर से रिपीट हुई। तो अब जब रिपीट हुई तो अब जो बजट पेश करेंगे वो पूरा 1 साल के लिए होगा। हर बार वर्ष 1 साल के लिए, 1 वित्तीय वर्ष के लिए बजट आता है। ये बात समझ में आई? तो ये अब जो बजट पेश हुआ है ये संपूर्ण बजट है और जो इससे पहले आया था ये अंतरिम बजट है। अगर आपको अंतरिम बजट के बारे में जानना है तो ये वीडियो मैंने बना करके दी हुई थी, इसको भी आप जा करके देख लेना। अब बात करते हैं हम लोग इस वाले बजट की। तो अब पूरा हम लोग आज के ही बजट के बारे में चर्चा करने वाले हैं आगे कि किन किन मुद्दों पर बात हुई। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जब बजट लाना होता है तो उसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है? ये दोस्तों जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, जो सरकार के अंतर्गत ही काम करते हैं, वो पूरा सर्वे करते हैं इकोनॉमी का और उसमें ये पता लगाते हैं कि किन किन सेक्टर में हम लोगों ने कितना खर्चे किए, किन किन सेक्टर में और खर्चे करने की जरूरत है और किस प्रकार से हमारी ग्रोथ रेट होने वाली है या हुई है। ये पूरा पूरा खाका, मतलब अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी को समझना है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे है, कहाँ जा रही है, कहाँ तक जाएगी, ये सब समझना है तो आप आर्थिक सर्वेक्षण देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जो जारी किया जाता है और तैयार कौन करता है, ये वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बताइएगा, इसे तैयार करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो वो एडवाइस भी करते हैं सरकार को कि चलो अब की जो बजट आएगा ना अगली बार, उसमें ये चीजें आपको लाना चाहिए। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने पूछा जाता है कि कितना भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है। तो इन्होंने अनुमान बताया है 6.5% से लेकर के 7% तक जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकती है इस वित्तीय वर्ष के लिए। समझ में आई बात? जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक देश के द्वारा, किसी एक कंट्री के द्वारा उस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी सेवाओं का यानी सर्विसेज का और जितने भी उत्पादों का यानी कि प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जा रहा होता है, उसी को सबको मिला दो तो वो होती है जीडीपी। अब वो जीडीपी कितने दर से बढ़ रही है, कितने प्रतिशत से, उसी को कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जैसे इन्होंने बताया कि 6.5% से 7% से बढ़कर लेकर के 7% तक ग्रोथ रेट होगी अपनी। तो यानी इस वित्तीय वर्ष में जितना भी सेवाओं का और वस्तुओं का उत्पादन करेंगे हम लोग, वो पिछली बार की अपेक्षा 6.5 से 7% ज्यादा होगी। समझ में आई बात? अब आते हैं, सरकार ने इस बार बजट पर किन किन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन को लेकर के, रोजगार और कौशल को लेकर के,
इसके अलावा समावेशी मानव संसाधन विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के ये ज्यादा फोकस है। विनिर्माण और सेवाएं, सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, शहरी विकास पर भी, अर्बन डेवलपमेंट, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, अवसंरचना, नवाचार, इनोवेशन, रिसर्च, नई पीढ़ी के सुधार, ये सब फोकस पॉइंट रहे हैं। इनको लेकर के बजट पेश किया गया है। ठीक है जी। अब जो सबसे ज्यादा आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि टैक्स स्लैब में क्या कुछ हुआ, तो देखिए टैक्स स्लैब में अगर आपको जानना है क्या कुछ बदलाव हुआ है, तो उसके पहले आपको जानना होगा पिछला वाला टैक्स स्लैब क्या था, फाइनेंशियल ईयर 2024 का, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, कंपेरेटिवली समझ में आएगा इस बार क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो देखिए पिछले 2 बार से चेंजेस नहीं किए जा रहे थे, बहुत खास टैक्स स्लैब वही रखा जा रहा था। इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया, थोड़ा सा राहत दी गई है। यहाँ पर 2023-24 की बात करें, ये फाइनेंशियल ईयर 2023 की है, 24 की, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग इस बार वाला बताएंगे। तो पिछली बार क्या था कि 0 से 3 लाख तक नील था, ठीक है। 3 से 6 लाख तक पर 5% तक का टैक्स लगना था। 6 से 9 लाख तक की इनकम पर 10%, 9 से 12 लाख तक की इनकम पर 15%, 12 से 15 लाख तक पर 20%, ऐसे इसे ये टैक्स स्लैब था। एबव 15 लाख इज 30%, ठीक है ना। अब इस बार क्या हुआ है, इस बार चेंजेस किए गए, थोड़ा सा राहत दी गई। क्या किया गया, 0 से 3 लाख तक शून्य है पिछली बार की तरह ही। 3 से 7 लाख अमाउंट पर 5% का टैक्स होगा। 7 से 10 लाख तक 10% होगा। आप देखो पिछली बार की अपेक्षा अगर कंपेयर करोगे तो देखिए पिछली बार क्या था कि 3 से 6 लाख पर 5% था, 6 से 9 लाख पर 10% था। 1-1 लाख में बढ़ोतरी हुई है, यानी छूट दी गई है। अगर आप इनकम आपकी 7 लाख रुपए तक की है तब आपको 10% तक का देना होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग पूछते हैं कि सर मेरी इनकम इतना हो रहा है, अगर मान लीजिए 7 लाख रुपए तक की मेरी सैलरी हो रही है, तब क्या मुझे पूरा पूरा 5% देना होगा? देखिए, अगर आपकी 7 लाख इनकम है ना, तो 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 7 लाख की जो इनकम बचती है, यानी कि 4 लाख, उस पर आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, वो आपका टैक्सेबल अमाउंट है। ऐसे 7 लाख से 10 लाख रुपए तक है, तब आपको ये तीनों का टैक्स स्लैब यूज करना होगा। मतलब 3 लाख रुपए तक पर 0 टैक्स, 3 से 7 लाख पर 5%, बाकी बचे 7 से 10 लाख में से अगर मान लीजिए किसी का हो सकता है 9 लाख रुपए इनकम हो रही हो, तो बचा कितना, 2 लाख बचा, तो उस 2 लाख पर 10% लगेगा। ये होता है टैक्स स्लैब, इसको कंफ्यूज लेकर मत होना, ठीक है ना। अब आगे यहां पर वही चीज कि देख लो नौकरी पेशा वालों को क्या मिलने वाला है। टैक्स स्लैब तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या रहने वाला है। 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%। स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 तक इनकम पहले होता था, इस पर इसको अब बढ़ाकर 75,000 तक कर दिया गया है। 75,000 तक चलिए बचे रहेंगे, राहत रहेगी। नए टैक्स रिजीम में बदलाव किए गए हैं, जैसे 17,500 का फायदा दिया गया है। पुराने टैक्स रिजीम को लोग जो जैसे इसमें पिछली बार ये नियम लाया गया था ना कि जो लोग नए टैक्स रिजीम के तहत अपने आप को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो नए टैक्स रिजीम के तहत चलें। जो लोग को पुराना टैक्स रिजीम पसंद आता है, पुराने के तहत चलना चाहते हैं, वो पुराने के तहत चलें। यहाँ पर नए वाले में कुछ और फायदा दिया गया जिससे नए वाले में लोग आए। पिछले वाले में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो इस वजह जिससे कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए जिससे नए टैक्स रिजीम के तहत वो आना चाहें। 3 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है नए टैक्स रिजीम में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा इनकम 30%। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी वालों को 1 महीने तक वेतन मिलेगा, ये भी कहा गया है। वेतन राशि 15,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किस्तों में दी जाएगी, ये भी कहा गया है। देखिए कि अगर कोई सरकारी नौकरी पाता है पहली बार और वो टैक्स रिजीम के तहत आता है, तो पहली बार जो है केंद्र सरकार उसको क्या करेगी, केंद्र सरकार उसका पीएफ भरेगी। देखिए 1 महीने का पीएफ केंद्र सरकार भरेगी। अगर कोई 30 लाख पहली नौकरी पाने वाले युवा हैं, पहली बार जो नौकरी पाते हैं, तो उनका पीएफ जो है पहले महीने का केंद्र सरकार भरेगी। ये कुछ बड़े बड़ी चीजें की गई हैं। बाकी 1 करोड़ परिवार वालों को 300 यूनिट, ये तो सूर्य घर योजना और सूर्योदय योजना मैंने बताया ही था। अब आ जाते हैं अप्रत्यक्ष कर पर, इनडायरेक्ट टैक्स पर। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारी चीजों पर लगते हैं। जीएसटी आप जानते ही हो, 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर जीएसटी बनाया गया था। इसमें भी बहुत सारी छूट की बात की गई है। सबसे बड़ी बात, कैंसर के मरीजों को राहत देने के लिए 3 और दवाइयों पर सीमा शुल्क पूरी तरीके से हटाने का प्रयास किया गया। मतलब कैंसर के मरीज जो दवा लेते थे, जब उनकी दवा आती थी तो वो बहुत महंगी पड़ जाती थी, क्योंकि सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा लग जाता था। अब उसमें 3 प्रकार की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की गई, मतलब कैंसर की दवाएं सस्ती मिलेंगी कंपेरेटिवली।
मोबाइल फोन, मोबाइल सीबीए, मोबाइल चार्जर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% तक किया गया है। ये एक बड़ी न्यूज है। जितने लोग भी मोबाइल वगैरह खरीदना चाहते हो अब खरीद सकते हो, 2-4-10 दिन बाद अब आपको सस्ता मिलेगा। 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क छूट और इनमें से बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव किया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों की सीमा शुल्क जब हटाई जाएगी, जो खनिज खरीदे जाते हैं, लाए जाते हैं, उन पर अगर सीमा शुल्क, बॉर्डर ये कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी तो इससे क्या होगा, सोना, चांदी, लोहा और स्टील वगैरह, मतलब ये सभी जो धातुएं हैं इनके प्राइजेस कम होंगे। यानी सोना चांदी का दाम कम हो सकता है आने वाले टाइम पर। सोलर सेल पैनल विनिर्माण में उपयोग होने वाली छूट प्राप्त पूंजीगत सामान, इसका सूची का विस्तार होगा। इसके अलावा बूड स्टॉक, पॉलीकिट वर्म, श्रिम्प, बत्तख की गूज, ये सब मतलब ये अप्रत्यक्ष कर पे बहुत सारी जो ढिलाई बरती गई है, राहत दी गई है, उसके बारे में है। मेन मैंने आपको बता दिया। रोजगार और कौशल पर बात करें, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब देखिए इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री का पैकेज कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये फोकस्ड है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के फोकस्ड है। इसके तहत क्या करेंगे, 1000 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा अगले 5 सालों में। आईटीआई आईटीआई जो है ना, इसको मतलब कि इतना इतना लो वैल्यू दे दी गई धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है या बीटेक करने वाले हैं या आईआईटीएंस हैं, जब वो बेरोजगार घूम रहे हैं या फिर जो कोई रोजगार आ रहा है तो वो कूद पड़ रहे हैं, तो आईटीआई वाले बेचारे बिल्कुल पढ़ने के बाद भी वैसे ही रह जाते थे बेरोजगार। ऐसे में ये 1000 आईटीआई का उन्नयन करके स्किल को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, जिससे वो स्किलफुल हो जाएं और फिर आगे अपने रोजगार के अवसरों की तलाश कर सकें। हालांकि इसमें इसके बाद भी रोजगार के अवसर भी पैदा करना होगा सरकार को। बिना रोजगार के अवसर पैदा करने तो कोई फायदा ही नहीं, पढ़ा पढ़ा करके आप स्किल बना बना करके बैठाए रहो। यहाँ पर शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप में यहाँ की बात की गई है कि कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगी। भारत की जो टॉप कंपनियां हैं वो 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को स्किल को डेवलप करने में ट्रेनिंग देंगी और 5,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ 12 माह तक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। ठीक है ना, मतलब इंटर्नशिप के तहत 5,000 रुपए प्रतिमाह के दर से मिलेगी। हालांकि ये साल भर में एक बार मिलता है, उसके बाद आधे तो कर्मचारी ही खा जाते हैं। इसमें देखिए ग्राउंड लेवल पर वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो जहां से ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप होना होता है, वहां की कंपनियां या वहां का जो भी मतलब इंडस्ट्री रहता है, जो भी रहता है, वो कहते हैं कि भैया आप यहाँ क्यों आओगे, जाओ अपना तैयारी वगैरह करो, क्यों फालतू में ट्रेनिंग के चक्कर में हो, जाओ सरकारी नौकरी की तैयारी करो, साल भर में एक बार आना, साल भर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, आधा पैसा हमें देना, आधा पैसा तुम ले लेना। ठीक है ना, ये हम लोग के साथ हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं इस चीज को। ये ग्राउंड लेवल पर इसे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है कि अगर इंटर्नशिप हो रहा है तो कायदे से हो और उसमें अधिकारी वगैरह जो है वो पैसा ना खाएं। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर हम लोग आगे बात करें अगर, तो यहाँ योजना का, योजना खा और योजना गा, 3 प्रकार की योजनाएं भी लाई गई हैं। पहली बार रोजगार पाने वालों को ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को 1 माह के वेतन का 15,000 रुपए तक की 3 किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ का अंतरण कहा गया है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के बारे में बात करें तो रोजगार पाने से पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता जो होंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। नियोक्ताओं को समर्थन, एम्प्लॉयर को भी समर्थन दिया जाएगा कि प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्ष तक उनके प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाए। तो जो सैलरीड होंगे, जो ईपीएफओ वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर करता है, तो उसमें ये बेनिफिट की बात कही गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके और इस सब का फायदा उठा सके। स्टूडेंट पर अगर बात करें तो 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका है, जो मैंने अभी आपको बताया। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, कौशल प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के लिए 5 पीएम योजनाओं का पैकेज है। इसके अलावा 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, 2 लाख करोड़ इस पर खर्च किए जाएंगे। हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना है। 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना है। अगर स्किल डेवलप करने में उनको कोई लोन की जरूरत होती है, इस योजना के तहत वो लोन ले सकते हैं। छात्रों को कॉलेज एडमिशन लोन मिलेगा। अगर वो किसी बड़े बेहतरीन कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए लोन ले सकते हैं। वो 3% तक का पैसा उसमें सरकार भी पे करेगी उस लोन पर। हर साल 1 लाख स्टूडेंट को लोन के ई वाउचर्स दिए जाएंगे और इस ई वाउचर्स के जरिए वो स्टूडेंट लोन ले सकेंगे। ये तो रही स्टूडेंट की बात।
अब समावेशी मानव संसाधन यानी ह्यूमन डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो इसमें महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली जाएंगी, जिससे जो भारतीय डाक भुगतान बैंक मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, इसकी 100 से ज्यादा शाखाएं जब पूर्वोत्तर भारत में आ जाएंगी तो वो भी थोड़ा सा डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा आ सकेंगे, इन्वॉल्व हो सकेंगे। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा, इसमें अच्छा मैंने आपको जब अंतरिम बजट बनाया था तो उसमें 3 महत्वपूर्ण गलियारों की बात कही थी, 3 रेलवे कॉरिडोर की बात करी थी, वो भी ध्यान रखिएगा। वो 3 रेलवे कॉरिडोर के लिए वो पैसे जो है वो इनिशिएट किए जा चुके हैं। हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे और ओवराकल क्षेत्र में आवश्यक अनुसंधान के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। बेसिकली 2 गलियारे और की बात की गई है। एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं। एमएसएमई तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में क्या होगा कि दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे, इसके लिए एक नई व्यवस्था घोषणा की गई है। एमएसएमई सेक्टर में होता क्या है, योजनाएं तो खूब लाते हैं, ऋण की घोषणा भी कर देते हैं, लेकिन बैंक वालों के पास जब जा करके एमएसएमई के कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी जन जाते हैं लोन मांगने तो वो कहते हैं भैया एनपीए बहुत बढ़ा हुआ है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो लोग लोन लेकर के विजय माल्या हो गए हैं, तो वो एनपीए इनका बहुत बढ़ा हुआ है इसलिए हम लोन देंगे नहीं, ये कहकर भगा देते हैं। तो योजना लाने का सरकार का फायदा क्या, इसके लिए यहाँ पर ये किया गया है कि भाई योजना तो लाएंगे, साथ ही साथ बैंकें आसानी से किस प्रकार से लोन प्रोवाइड कर सके, इस पर भी काम किया जाएगा। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना आप जानते हो 10 लाख तक का मिलता था ऋण, अब उसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, ये एक बड़ी इंप्रूवमेंट है। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की जाएगी। एमएसएमई पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए ट्रिपल पी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे जिससे कोई एमएसएमई का व्यक्ति जो है वो अपने प्रोडक्ट को उस ई कॉमर्स पर लिस्ट करके विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सके, निर्यात कर सके। मतलब अगर जैसे कोई एक व्यक्ति है, कोई जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर मुझे कोई सामान दूसरे देश में बेचना होगा तो हमें तो कुछ पता ही नहीं भाई, हम कहाँ जाएंगे लेकर के अपने प्रोडक्ट को बेचने। ऐसे में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर रहेगा जहां पर सारी सुविधाएं रहेगी, जैसे आप अमेजन है, अमेजन पर जैसे हमारी किताबें आती है तो अमेजन पे हमें बड़ा आसान रहता है, अमेजन पर लिस्ट कर देते हैं, लोग अमेजन का पिकअप बॉय आता है, पिकअप करके बुक ले जाता है, स्टूडेंट उसको खरीदते हैं, उनके घर तक पहुंच जाता है, तो ये आसान हो गया। ऐसे ही प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए सरकार करेगी। ठीक है, अगला अवसंरचना पर बात करते हैं। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। इसके अलावा 26,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ठीक है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा सड़कों में काम तेजी से लाई जाएगी। बक्सर में गंगा नदी पर नया 2 लेन वाला एक पुल बनेगा। तो ये 26,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से परियोजनाओं का विकास किया जाएगा अवसंरचना में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत 15,000 करोड़ रुपए भी देने की बात की गई है। इसके अलावा रियल एस्टेट में और कुछ देते हैं डिटेल। 25,000 ग्रामीण बस्तियों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 शुरू होगा। देश में बुनियादी ढांचे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। जीडीपी का 3.5% लगभग में खर्च किया जाएगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। 30 लाख प्लस आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं होंगी। 1 करोड़ शहरी गरीब और मिडिल क्लास के लिए पीएम आवास योजना, पीएम आवास हटा गया, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की जाएगी, शहरों में आवास प्रोवाइड करने के लिए। चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हॉट स्ट्रीट फूड हब बनेंगे। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इनके विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम ये शुरू की जाएगी, मतलब पूर्व के राज्यों का कैसे उदय करना है। ठीक है ना, चलिए सूर्योदय अलग है, पूर्वोदय अलग है, ठीक है ना, दोनों मिक्स मत करना। 100 शहरों में आसपास निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
और ये मैंने आपको बताया पटना पूर्णिया वाला। आगे अब कृषि क्षेत्र में आते हैं, अन्नदाता किसान, इनके लिए क्या है इस बजट में। तो देखिए, इसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई मॉडल लाई गई है। देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। रबी खरीफ जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं भारत में, तो इसमें खरीफ जो फसल है इसका डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा, डिजिटल सर्वे किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड योजना जारी किए जाएंगे। झींगा मछली ब्रूड स्टॉक के लिए केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। नए नए प्रकार की जो पैदावार वाली किस्में हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे पैदावार बढ़ाई जा सके, किसानों की आय बढ़ाई जा सके। देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन दिया जाएगा, कि जिससे वो प्राकृतिक खेती कर सकें, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकें। 1 करोड़ किसानों को सर्टिफाइड किया जाएगा। इसके बाद कुछ और देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसानों कृषि क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। 32 फसलों की 109 किस्में, जैसे मैंने आपको बताया, सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर, सोयाबीन जैसे फसलों पर ज्यादा फोकस होगा। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे कराया जाएगा खरीफ वाला। 1 साल में नेचुरल फार्मिंग के 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे, प्राकृतिक खेती। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। इसके अलावा आदिवासी बाहुल 63,000 गांवों के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना लाई गई है। ये योजना इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, पीएम जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान योजना। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पर्यटन पर। पर्यटन टूरिज्म को लेकर क्या, गया स्थित जो विष्णुपद मंदिर है, विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर है, इनको विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाया जाएगा, पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए सहायता केंद्र सरकार करेगी। राजगीर को व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा, मतलब बिहार पर खूब अच्छे तरीके से फोकस किया गया है इस बजट में, जिससे सीट बची रहे, गठबंधन बना रहे। ठीक है ना। नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया। आपने देखा नालंदा के नए कैंपस का भी उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने। इसकी गौरवपूर्ण महत्ता के अनुरूप पुनरुत्थान किया जाएगा। उड़ीसा को एक श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में पुरी जगन्नाथ मंदिर का बक्सा खुला है, आपने देखा है, खजाना है वो खोला गया है, काउंटिंग जारी है। महिला और बुजुर्ग के लिए, महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। हेल्थ सेक्टर में कैंसर का इलाज मैंने आपको बताया, इस पर जो बाहर से दवाइयां और उपकरण आती है उस पर टैक्स छूट है। मेडिकल एक्सरे ट्यूब प्लेट पैनल, इसमें भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा। ऑटोमोबाइल में बिजली भंडारण, ठीक है, और समग्र ऊर्जा मिश्रण में रीन्यूएबल एनर्जी के लिए पंप स्टोरेज नीति लाई जाएगी। 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल प्लांट स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच संयुक्त उद्यम होगा। क्लियर है ना। तो ये था मोटा मोटा फटाफट से आप लोग के लिए बजट का महत्वपूर्ण पॉइंट, बजट हाईलाइट जिसे कह सकते हो। सारे पॉइंट्स आपको कवर कराए गए हैं जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। बाकी बजट पर एक और मैं वीडियो लाऊंगा, बजट से स्टैटिक जीके का। तो जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बजट स्टैटिक का जब आप पढ़ लोगे तो उससे आपको पता लगेगा बजट का इतिहास में आज तक क्या महत्वपूर्ण पॉइंट रहे हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, वो भी ध्यान रखना। ये 2 वीडियो देखकर बजट से सारे क्वेश्चन आप बना सकोगे। इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम्स वगैरह लगे हैं, हाफ ईयरली की ई बुक आ गई है करंट अफेयर की, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। सभी स्टेट का इस बार इसमें मैप वाइज आपको स्टैटिक जीके भी दिया गया है। ये एडिशनल पॉइंट है, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी राज्यों का। इसके अलावा Q&A मोड में है, 2100 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं, प्रश्नोत्तर, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज बहुत अच्छे तरीके से। बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल खिलाड़ी पुरस्कार सम्मान, और इसके अलावा बैंकिंग, सब कुछ मतलब इसमें दिया गया है। योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं, आयोजन सम्मेलन, ठीक है, सारा कुछ इसमें दिया गया है। आप इसको लेकर के पढ़ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस की भी ई बुक है, वो भी आप ले सकते हो। इन सबको लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करते ही आपको QR कोड भेजा जाएगा, उस QR कोड पर आप पेमेंट करके ये ई बुक ले सकते हो। ई बुक है, PDF फॉर्मेट में मिलेगी, तुरंत पढ़ना स्टार्ट। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, शेयर जरूर कर देना दोस्त। और अगर यहाँ तक वीडियो देखते आए हुए हो, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।